हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण की विधियों के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम डीसी सीरीज मोटर के अंदर गति नियंत्रण की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर के अंदर गति नियंत्रण की मुख्य रूप से 5 विधियों का उपयोग किया जाता है। अर्थात इस डीसी सीरीज मोटर को हम 5 विधियों की सहायता से इसकी स्पीड को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, जो 5 विधियां हैं जिनकी सहायता से हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, सबसे पहले उन विधियों के नाम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी विधि है। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर स्पीड नियंत्रण के लिए कितनी विधि उपयोग में ली जाती है? तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर गति नियंत्रण के लिए 5 विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो फर्स्ट नंबर की जो विधि आती है वो आती है आर्मेचर डायवर्टर विधि। आर्मेचर डायवर्टर विधि पहली विधि कौन सी आती है? आर्मेचर डायवर्टर विधि। सेकंड नंबर की जो विधि आएगी वो आती है आपकी फील्ड डायवर्टर विधि। दूसरी कौन सी विधि है? फील्ड डायवर्टर विधि है। तीसरी जो विधि है वो है आपकी कौन सी? एक तो होगी आपकी आर्मेचर, दूसरी होगी कौन सी? आपकी फील्ड। तीसरी आती है आपकी कौन सी? फील्ड टैपिंग। कौन सी? फील्ड टैपिंग विधि। तीसरी कौन सी विधि है आपकी? फील्ड टैपिंग विधि है। चौथे नंबर पे जो विधि आती है वो आती है आपकी श्रेणी समांतर विधि। कौन सी? श्रेणी समांतर विधि। और जो 5 नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है वो कौन सी है आपकी? वार्ड लियोनार्ड विधि। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इन 5 विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहली है आर्मेचर डायवर्टर विधि, सेकंड नंबर पे फील्ड डायवर्टर विधि, थर्ड नंबर पे फील्ड टैपिंग विधि है, फोर्थ नंबर पे जो आती है वो श्रेणी समांतर सीरीज पैरेलल मेथड है, और जो फिफ्थ नंबर पे आएगी वो आएगी वार्ड लियोनार्ड विधि। इसके अलावा वोल्टेज नियंत्रण विधि भी अपन पढ़ सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज वाली। तो उसको भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या? वोल्टेज नियंत्रण विधि। छठी कौन सी लिख सकते हो आप? वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो इन सब विधियों की सहायता से हम इस डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। देखिए, डीसी शंट मोटर के अंदर तो स्पीड कंट्रोल की हमने कितनी विधियां पढ़ी थी? 2 विधियां पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने आर्मेचर नियंत्रण विधि और दूसरी पढ़ी थी फील्ड नियंत्रण विधि। तो डीसी शंट या फिर कंपाउंड मोटर, शंट और कंपाउंड मोटर के अंदर तो गति नियंत्रण की केवल कितनी विधि उपयोग में ली जाती है? तो 2 विधि उपयोग में ली जाती है। और वो 2 विधियों के नाम कौन कौन से? पहली तो है आर्मेचर नियंत्रण विधि और दूसरी है फील्ड नियंत्रण विधि। लेकिन जो डीसी सीरीज मोटर है, इस डीसी सीरीज मोटर के अंदर गति नियंत्रण की कितनी विधियां काम में ली गई है? 6 विधियां काम में ली गई है। एक है आर्मेचर, दूसरा फील्ड, तीसरी फील्ड टैपिंग, चौथी कौन सी है? श्रेणी समांतर विधि, पांचवी वार्ड लियोनार्ड, और अगर छठे नंबर पर लिखना चाहो तो कौन सी हो जाएगी? आपकी वोल्टेज नियंत्रण विधि। वैसे वोल्टेज नियंत्रण विधि के अंदर कुछ भी नहीं है, सप्लाई वोल्टेज को कम ज्यादा करके अपन मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से जिन हम विधियों का डिस्कस करेंगे वो कितनी विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे? 5 विधियों के अंदर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्मेचर डायवर्टर विधि क्या होती है। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं? आर्मेचर डायवर्टर विधि के बारे में। तो देखिए, कौन सी विधि है ये आपकी? आर्मेचर डायवर्टर मेथड। देखिए, आर्मेचर डायवर्टर विधि के अंदर क्या होता है? देखिए, डीसी सीरीज, ये जो आर्मेचर डायवर्टर विधि है इसके अंदर क्या करते हैं? जो डीसी सीरीज मोटर है, उस डीसी सीरीज मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक वेरिएबल प्रतिरोध संयोजित कर देते हैं। देखिए, यहां ये तो है, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम है। अभी जैसे इसको यहां से हटा दो, आप इसको यहां से हटा दो आप,
तो अभी आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कौन सी मोटर का है, सीरीज मोटर का है। ये सीरीज मोटर की कौन सी वाइंडिंग है, तो ये तो है इसकी कौन सी, फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है ये तो है फील्ड वाइंडिंग। और ये कौन सी वाइंडिंग है इसकी, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। इस कारण इस मोटर को हम कौन सी मोटर कहेंगे, सीरीज मोटर। अब इस सीरीज मोटर के अंदर इसकी स्पीड को हमको कम या ज्यादा करना है, तो सबसे पहली जो विधि पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आर्मेचर डाइवर्टर विधि। आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर क्या करेंगे, एक वेरिएबल प्रतिरोध लेंगे, वेरिएबल यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध, जिसके मान को, जिस प्रतिरोध के मान को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, आपका परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। तो ये हमने एक परिवर्तित प्रतिरोध लिया और इस परिवर्तित प्रतिरोध को इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। क्योंकि विधि कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, आर्मेचर डाइवर्टर विधि पढ़ रहे हैं। आर्मेचर तो किसके समांतर क्रम में जुड़ेगा, ये डाइवर्टर आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ेगा। अर्थात ये जो वेरिएबल प्रतिरोध है या परिवर्ती प्रतिरोध है, इसको इस आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। कौन से क्रम में संयोजित करेंगे, समांतर क्रम में। तो ये मैंने एक परिवर्तित प्रतिरोध को इसकी आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। ये जो परिवर्तित प्रतिरोध है, इस परिवर्तित प्रतिरोध को ही हम बोलते हैं डाइवर्टर। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्टर बोलते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, आपका डाइवर्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइवर्टर। तो अगर आपसे पूछे कि जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है उसके अंदर जो डाइवर्टर होता है उसको किसके साथ संयोजित किया जाता है, तो आर्मेचर नियंत्रण विधि में डाइवर्टर या परिवर्तित प्रतिरोध को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये लाइन क्लियर हुई। जो परिवर्तित प्रतिरोध होगा वो परिवर्तित प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, डाइवर्टर कहलाता है। और आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर उस परिवर्तित प्रतिरोध या डाइवर्टर को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर एक परिवर्तित प्रतिरोध लेंगे, उस परिवर्तित प्रतिरोध को ही हम डाइवर्टर कहते हैं। फिर इस परिवर्तित प्रतिरोध या फिर डाइवर्टर को इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस परिवर्तित प्रतिरोध का मान कम या ज्यादा करके इस डीसी मोटर की या डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन गति के अंदर क्या करेंगे, अपन परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखना है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर क्या करना है, इस विधि में एक परिवर्तित प्रतिरोध, एक परिवर्तित प्रतिरोध को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर एक परिवर्तित प्रतिरोध लेंगे, उस परिवर्तित प्रतिरोध को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। दूसरा, यह परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध क्या कहलाता है, आपका डाइवर्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइवर्टर कहलाता है। इस परिवर्तित प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, डाइवर्टर कहते हैं। तो क्वेश्चंस आपसे यहां पर इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो आर्मेचर डाइवर्टर विधि है इसके अंदर जो डाइवर्टर होता है उसको किस वाइंडिंग के साथ संयोजित किया जाता है। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर डाइवर्टर को जो भी आर्मेचर वाइंडिंग होगी उस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। फिर क्या करेंगे, इस डाइवर्टर प्रतिरोध के मान को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ये मान लेते हैं डाइवर्टर का प्रतिरोध REXTL। जैसे ही इस डाइवर्टर प्रतिरोध के मान को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इसको कम करने से क्या होगा, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा।
डायवर्टर प्रतिरोध के मान को कम करने से क्या होगा, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा, और जैसे ही इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो इस मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हुआ, मैंने अपन जैसे ही इस डायवर्टर प्रतिरोध के मान को क्या करेंगे, कम करेंगे, इस डायवर्टर के प्रतिरोध के मान को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कम करने से क्या होगा, इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे ही सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो हम जानते हैं कि n व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/5 के। तो जैसे ही इस चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो इस मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आया। तो इसके अंदर क्या करते हैं, डायवर्टर प्रतिरोध के मान को, क्या डायवर्टर प्रतिरोध के मान को कम करने पर, डायवर्टर प्रतिरोध के मान को कम करने पर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान बढ़ता है। फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, जिससे उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या हुआ, इस डायवर्टर प्रतिरोध के मान को हमने कम किया, कम करने से इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा, और जैसे ही इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान बढ़ेगा तो डीसी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो डायवर्टर प्रतिरोध के मान को कम करने पर फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान बढ़ता है, और उसके कारण उसके अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो डीसी सीरीज मोटर की जो घूर्णन गति क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। अब आगे लिख लो, फ्लक्स का मान बढ़ने के कारण, फ्लक्स का मान बढ़ने के कारण डीसी श्रेणी मोटर की घूर्णन गति घट जाती है। अर्थात इससे हमको क्या हुआ, ये जो आपकी आर्मेचर डायवर्टर विधि है, इस आर्मेचर डायवर्टर विधि के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, डीसी सीरीज मोटर को सामान्य गति की तुलना में कम गति पर क्या कर सकते हैं, अपन घुमा सकते हैं। जो नॉर्मल स्पीड है उससे नॉर्मल से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए हम इस आर्मेचर डायवर्टर विधि का उपयोग करेंगे। तो आर्मेचर डायवर्टर विधि की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्मेचर डायवर्टर विधि की सहायता से डीसी मोटर को सामान्य से कम गति पर घुमाया जा सकता है। देखिए इसके अंदर सिर्फ दो ही क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है जो डायवर्टर प्रतिरोध होता है उसको किस वाइंडिंग के साथ और कौन से क्रम में संयोजित करते हैं।
तो वो मैंने आपको बता दिया, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ और समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो आर्मेचर डाइवर्टर विधि है, इससे अपन मोटर की स्पीड को सामान्य गति से ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो देखिए, जो आर्मेचर डाइवर्टर विधि है, इसकी सहायता से हम डीसी जो श्रेणी मोटर है उसको सामान्य से कम गति पर घुमाया जा सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस विधि के अंदर, सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनते हैं। दोनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट क्लियर हुए। अब देखिए, अगर आप समझना चाहो कि इसका प्रतिरोध का मान कम करने से इसके अंदर बहने वाली धारा का मान ज्यादा कैसे हो रहा है, तो मैं आपको एक वैल्यू लेके समझा देता हूं। मान लेते हैं हमें अभी प्रेजेंट टाइम में इस डाइवर्टर प्रतिरोध को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। यहां से हटा दिया। ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसका प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे, RSE से। किससे लिखेंगे, RSE से। आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे, RA से। किससे लिखेंगे, RA से। ये जो सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध अभी प्रेजेंट टाइम में हम मान लेते हैं कितना ओम है, 10 ओम है। कितना ओम है, 10। सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध 10 नहीं 8 मान लो। कितना ओम है इसका, 8 ओम है। सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना मान लिया हमने, 8 ओम। और आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, इससे भी कम होता है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मैं मान लेता हूं कितना, 2 ओम। कितना मान लेता हूं, 2 ओम। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से सप्लाई वोल्टेज कितने वोल्टेज के साथ जोड़ रखा है हमने, इसको 200 वोल्टेज के साथ जोड़ रखा है। ये एक डीसी सीरीज मोटर है जिसको हम इनपुट में 200 वोल्टेज दे रहे हैं। इसके फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान कितना है, 8 ओम है। और आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है, 2 ओम है। तो बताइए, इस डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISE का मान कितना होगा। देखिए, सप्लाई वोल्टेज V का मान हमको कितना दे दिया, 200 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। I का मान पूछ रहा है हमसे। अब देखिए, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध कितना ओम का, यहां पर 8 ओम का। यहां पर प्रतिरोध कितना ओम का, 2 ओम का। ये 8 ओम का और 2 ओम का प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों प्रतिरोधों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 8 + 2 बराबर कितना ओम हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अब आपके पास प्रतिरोध का मान है, आपके पास वोल्टेज का मान है, तो क्या इस ब्रांच के अंदर बहने वाली धारा का मान ज्ञात नहीं कर सकते क्या। हम जानते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है। धारा I बराबर क्या होता है, V/R। V का मान कितना, 200। कितना है V का मान, 200। R का मान कितना हो गया, 10 ओम हो गया। कितना हो गया, 10। अब 200 में आप 10 का भाग लगाओ, 200 में आप 10 का भाग लगाओ तो कितना आ गया आपके पास, 20। कितना आ गया, 20। यानी कि प्रेजेंट टाइम के अंदर इस जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, 20 एम्पियर है। कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 एम्पियर। अब इस 20 एम्पियर की धारा के कारण इसके अंदर कुछ न कुछ फ्लक्स आएगा, और उस फ्लक्स के अंदर जब इस आर्मेचर वाइंडिंग को रखेंगे तो यह आपकी डीसी मोटर क्या करेगी, आपकी घूर्णन करेगी। जो भी घूर्णन गति करेगी वो इसकी क्या होगी, सामान्य घूर्णन गति होगी। क्योंकि अभी तक हमने इस आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग के साथ कोई प्रतिरोध संयोजित नहीं किया है। जब तक इसकी फील्ड या आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कोई प्रतिरोध संयोजित नहीं करेंगे, उस कंडीशन में इस डीसी सीरीज मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो इसकी सामान्य नॉर्मल स्पीड होती है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना चाहते हैं। और स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए सबसे पहले हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, आर्मेचर डाइवर्टर विधि पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं, आर्मेचर डाइवर्टर। और आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर हमने पढ़ा था कि एक जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है उसको इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो मैंने एक परिवर्तित प्रतिरोध लिया और उसको इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। अब मैंने क्या बताया, जैसे ही इस परिवर्ती प्रतिरोध का मान कम करेंगे तो इसके अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी कि 20 से हमको ज्यादा करंट प्राप्त होनी चाहिए। अगर करंट का मान 20 से ज्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स फाई का मान बढ़ेगा, फाई का मान बढ़ेगा, और फाई का मान बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही तो प्रूफ करना चाह रहे हैं हम। अब देखिए, मैंने इसके समांतर क्रम में ये प्रतिरोध लगा दिया। मान लेता हूं मैं ये जो बाह्य प्रतिरोध है इसके मान को क्या करता हूं, मैं कम करता हूं। क्या करता हूं मैं, कम। और कम करके इसके प्रतिरोध के मान को कितना कर देता हूं, मान लेते हैं हम 0.5 कर लेते हैं।
इसका मैंने इस बाह्य प्रतिरोध को क्या किया, कम किया, और इसके मान को कितना मान लिया मैंने 0.5। यानी कि ये जो आपका डाइवर्टर था परिवर्ती प्रतिरोध है, इसको मैंने कम करते कहां पर ले आया, 0.5 पर लाकर स्थिर कर दिया। अब देखिए इस ब्रांच का प्रतिरोध कितना 0.5, इसका प्रतिरोध कितना 2 ओम। ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। यानी कि एक तो हो गया आपका 2 ओम का प्रतिरोध और एक हो गया आपका 0.5 ओम का प्रतिरोध। ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। और फिर यहां से एक प्रतिरोध और जुड़ रहा है। ये प्रतिरोध कितने ओम का जुड़ रहा है, आपका 8 ओम का जुड़ रहा है। कितने ओम का, 8 ओम का। और यहां से हम इसको कितने वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं, 200 वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं। मतलब इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। कुछ इस प्रकार से ही तो बन गया सर्किट आपका। ये 0.5 ओम का प्रतिरोध किसका है, डायवर्टर का प्रतिरोध है। 2 ओम का प्रतिरोध किसका है, आर्मेचर का प्रतिरोध है। 8 ओम का प्रतिरोध किसका है, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है। बताइए इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो दोनों प्रतिरोधों को क्या कर देते हैं, गुणा, और नीचे दोनों प्रतिरोधों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को किससे गुणा कर दूंगा, 0.5 से, और नीचे 2 प्लस क्या कर दूंगा 0.5। इसको इससे गुणा करो, 5 दूने कितने हो गए 10, तो 1.0 तो कहाँ आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया 2.5 आ गया। तो कितना आ जाएगा, यहां से दशमलव हटा दो, यहां से दशमलव हटाओगे तो इसके नीचे 10 आएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/25 हो जाएगा। 10/25, इसको 5 से काटो, ये 2 बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। फिर इसके अंदर भाग लगाओ, पॉइंट लगाओ, तो यहां पर 0, 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि अब इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 0.4 ओम हो गया। कितना हो गया, 0.4। यानी कि मैं इन दोनों का कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया तो कितना आया 0.4। अब इन दोनों की जगह मैं केवल एक प्रतिरोध लगा देता हूं, और वो प्रतिरोध कितने ओम का होगा, आपका 0.4 ओम का होगा या नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों प्रतिरोधों को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे अभी यहां पर किया था हमने, 8 के अंदर क्या करेंगे अपन 0.4 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 8.4 ओम होगा नहीं होगा। पहले देखिए, पहले इस वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान कितना था 10, कितना था 10। अब प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 10 से कितना हो गया 8.4, यानी कि प्रतिरोध का मान क्या हो गया, घट गया। तो देखिए जब प्रतिरोध का मान घटेगा तो इसके अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए इधर आर प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जैसे ही मैंने समांतर क्रम में डायवर्टर लगाया और डायवर्टर के प्रतिरोध के मान को कम किया तो इस कंप्लीट सर्किट का प्रतिरोध 10 से कितना हो गया 8.4 हो गया, अर्थात प्रतिरोध के मान में कमी हो गई। और जैसे ही प्रतिरोध कम होगा तो उसके अंदर बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर आप देना चाहो तो और कर लो, आप 200 के अंदर अब किसका अंदर भाग लगेगा 8.4 का, यहां पर 200 में किसका भाग लगा था 10 का, लेकिन अब प्रतिरोध कितना हो गया 8.4, तो इसका भाग लगाओ, यहां पर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाग दे लो आप, इसका भाग दोगे तो जो करंट आएगी वो 20 एम्पियर से क्या आएगी, आपकी कम आएगी। 20 एम्पियर से क्या आएगी, कम, क्योंकि आर का मान क्या हो गया, यहां पर कम हो गया। आर का मान कम होने से धारा का मान ज्यादा होगा, सॉरी करंट का मान क्या आएगा 20 एम्पियर से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्या आएगा 20 एम्पियर से ज्यादा। तो क्या हुआ, इसके समांतर क्रम में डायवर्टर लगाने से क्या होता है, इस प्रतिरोध का, इस टोटल सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही टोटल सर्किट का प्रतिरोध कम होगा तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा होगा, और जैसे ही धारा का मान ज्यादा होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर क्या करते हैं, डीसी मोटर को सामान्य से कम गति पर चलाने के लिए इस विधि का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं।
समझ में आ गई? आपके समझ में आ गया कैसे इसके अंदर धारा का मान बढ़ रहा है और कैसे इसकी मोटर की स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। आपको सिर्फ मैंने जो लिखवाया था आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है इसके अंदर। पहली चीज तो ये याद रखनी है जो डाइवर्टर प्रतिरोध है उसको इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। दूसरा यह याद रखनी है जो आर्मेचर डाइवर्टर विधि है इसकी सहायता से डीसी सीरीज मोटर को हम सामान्य से कम गति पर घुमा सकते हैं। सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए हम आर्मेचर डाइवर्टर विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कौन सी मोटर की बात कर रहा हूं मैं, डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहा हूं। कौन सी की, डीसी सीरीज मोटर की। ये हो गया। अब इसके अंदर जो दूसरी वाली विधि आती है, सेकंड नंबर पे जो विधि देखेंगे वो विधि है आपकी कौन सी, फील्ड डाइवर्टर विधि है। कौन सी विधि है, फील्ड डाइवर्टर विधि। देखिए सेकंड जो मेथड है इसके अंदर वो है आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड। हिंदी में लिखो तो आप फील्ड डाइवर्टर विधि। देखिए वहां पर थी आर्मेचर डाइवर्टर विधि में, तो जो भी परिवर्तित प्रतिरोध था उसको कौन से क्रम में किसके साथ संयोजित किया था, आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। यहां पर कौन सी है, फील्ड डाइवर्टर विधि है। तो यहां पर जो परिवर्तित प्रतिरोध होगा उसको किस वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो जो फील्ड वाइंडिंग है उसके क्या करेंगे हम यहां पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड डाइवर्टर विधि के अंदर क्या करेंगे, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसके समांतर क्रम के अंदर क्या करेंगे, एक वेरिएबल प्रतिरोध संयोजित कर देंगे। समांतर क्रम में क्या करेंगे, एक वेरिएबल प्रतिरोध संयोजित कर दिया। ये प्रतिरोध है REXT। ठीक है। तो जो फील्ड डाइवर्टर विधि है उसके अंदर आपको जो सबसे प्रथम लाइन आपको याद रखनी है, सबसे पहली जो लाइन आपको याद होनी चाहिए वो क्या है कि जो फील्ड डाइवर्टर विधि के अंदर जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है उसको इस फील्ड वाइंडिंग के क्या किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, फील्ड वाइंडिंग है। अब देखिए यहां से जो धारा आएगी, धारा आ रही है यहां से मान लो IL, अगर मैं इस डाइवर्टर प्रतिरोध को यहां पर नहीं जोड़ता तो ये जो IL करंट है ये पूरी की पूरी धारा इसके अंदर जाती ही नहीं जाती, ISC। यानी कि अगर मैं डाइवर्टर प्रतिरोध इसके साथ संयोजित ना करूं तो IL का मान बराबर होगा क्या, ISC। अगर IL 10 एम्पियर है तो इसके अंदर जाने वाली धारा ISC का मान भी कितना होगा, 10 एम्पियर ही होगा, जब तक इसके समांतर क्रम में हम डाइवर्टर ना संयोजित करें। अब लेकिन हमको इसकी स्पीड को क्या करना है, परिवर्तित करना है, इसकी स्पीड को घटाना है या बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में ये डाइवर्टर जोड़ दिया। अब यहां से जो लोड करंट आ रही थी वो यहां पर आते ही कितने रास्तों के अंदर बढ़ जाएगी, 2 रास्तों के अंदर बढ़ जाएगी। कुछ करंट तो इसके अंदर जाएगी, कुछ करंट इसके अंदर जाएगी। मान लेते हैं इसके अंदर जाने वाली जो करंट है वो है IEXT। अब ये जो IEXT है इस ब्रांच के अंदर जो जाने वाली धारा है उसका मान इसके प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, डाइवर्टर प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, इस डाइवर्टर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान। अगर इसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा है तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, कम। और धारा का मान यदि कम होगा तो मोटर की कुछ न कुछ स्पीड होगी। अगर इस डाइवर्टर प्रतिरोध को हमने यहां से हटा दिया, मान लेते हैं पहले मैंने माना था कितना, 10 एम्पियर, तो ISC के अंदर भी कितनी बह रही थी, 10। अब 10 एम्पियर के कारण जो मोटर की स्पीड होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल स्पीड कहलाएगी या फिर बेस स्पीड कहलाएगी, नॉर्मल स्पीड कहलाएगी। अगर इसकी फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध संयोजित ना करे उस कंडीशन के अंदर इस डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो स्पीड कहलाती है इसकी नॉर्मल स्पीड। तो इसकी कुछ न कुछ नॉर्मल स्पीड होगी, यानी कि 10 से 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही थी, 10 एम्पियर धारा के कारण कुछ न कुछ स्पीड हमको प्राप्त होगी। अब हमने इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया, डाइवर्टर। अब जैसे ही इस डाइवर्टर के प्रतिरोध को मैं कम करूंगा,
इस डायवर्टर के प्रतिरोध को कम करूंगा तो इसके अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब इसके अंदर बहने वाली धारा का मान ज्यादा होगा तो इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। जैसे मान लो पहले 10 एम्पीयर करंट आ रही थी, 10 में से पहले जब डायवर्टर नहीं था तो पूरी सारी की सारी 10 इसमें जा रही थी। अब मैंने इसके प्रतिरोध को मान को कम किया, तो प्रतिरोध कम किया तो मान लेता हूं मैं 4 एम्पीयर की करंट यदि इसके अंदर गई, डायवर्टर का प्रतिरोध कम करने से इस 10 में से 4 एम्पीयर की यदि करंट इसमें गई तो इस सीरीज फील्ड के अंदर अब जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 6 एम्पीयर जाएगी, क्योंकि टोटल 10 है, 10 में से 4 इधर गई तो कितनी बचेगी, 6। यानी कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा पहले कितनी थी, 10, 10 से कितनी हो गई, 6। यानी कि इसके अंदर बहने वाली धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम। और बताइए जब धारा का मान कम होगा, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम। धारा कम बहेगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो हम जानते हैं कि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो डीसी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। मतलब जो नॉर्मल स्पीड थी उस नॉर्मल स्पीड से अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि 10 एम्पीयर के कारण जो स्पीड थी वो क्या थी, नॉर्मल। 10 से करंट कितनी होगी, 6 क्यों हुई, क्योंकि इस डायवर्टर प्रतिरोध को हमने क्या किया, कम, जिससे यहां पर धारा बढ़ के इसके अंदर कुछ चल गई तो यहां पर धारा कितनी होगी, 6। 10 से 6 मतलब धारा के मान में क्या हुई, कमी। जब धारा कम होगी तो फ्लक्स का मान क्या होगा, कम। और जब फ्लक्स कम होगा तो मोटर की स्पीड जो भी नॉर्मल स्पीड थी उससे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो समझ में आया। फील्ड डायवर्टर विधि के अंदर क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल या परिवर्तित प्रतिरोध होता है उसको इस फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। जैसे ही इस डायवर्टर या फील्ड परिवर्ती प्रतिरोध का मान कम करेंगे तो क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होता है, जिससे उसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात ये जो फील्ड डायवर्टर विधि है इसकी सहायता से हम डीसी सीरीज मोटर को सामान्य से ज्यादा स्पीड पर चला सकते हैं। सामान्य से ज्यादा स्पीड पर प्राप्त करनी है, यदि डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड है उसको सामान्य से ज्यादा प्राप्त करनी है तो हम कौन सी विधि काम में लेंगे, फील्ड डायवर्टर विधि काम में लेंगे। कौन सी लेंगे, फील्ड डायवर्टर। अब इसको लिख लो आप। इस विधि में परिवर्ती प्रतिरोध को फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। देखिए परिवर्तित प्रतिरोध की जगह डायवर्टर भी आ सकता है। ये जो परिवर्तित प्रतिरोध है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायवर्टर। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो परिवर्ती प्रतिरोध या कोष्टक में लिख लो डायवर्टर। डायवर्टर का मान कम करने पर फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान अधिक, फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, कम होता है। फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, कम, जिससे क्या होगा, फ्लक्स का मान कम होगा। फ्लक्स का मान कम, और फ्लक्स का मान कम होने से जिससे क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। जिससे फ्लक्स का मान कम होगा, और फ्लक्स का मान कम होने के कारण फ्लक्स का मान कम होने पर मोटर की गति क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी।
ठीक है। अगला जो इसके अंदर आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि फील्ड डाइवर्टर विधि की सहायता से फील्ड डाइवर्टर विधि की सहायता से डीसी मोटर को सामान्य से ज्यादा गति पर घुमाया जा सकता है। ये याद रखना है आपको। ये होगी आपकी कौन सी? फील्ड डाइवर्टर विधि। अगली जो विधि आती है वो है आपकी फील्ड टैपिंग विधि। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल विधि है सारी। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है वो है वार्ड लियोनार्ड विधि। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसी में से पूछे जाएंगे। देखिए अगली जो विधि है आपकी तीसरे नंबर पे वो है आपकी फील्ड टैपिंग मेथड। फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग विधि में क्या करेंगे, जो भी फील्ड वाइंडिंग है उस फील्ड वाइंडिंग में से क्या निकालेंगे, हम टैपिंग निकाल लेंगे। टैपिंग क्या होती है, बीच बीच में से यहां से हम शॉर्ट सर्किट करके कुछ यहां से हम तार निकाल लेंगे। ऐसे यहां से हम ये जो वायर निकाल रहे हैं कनेक्शन करके, ये क्या कहलाती है? टैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टैपिंग। ये है आपकी कौन सी वाइंडिंग है? ये फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? ये फील्ड वाइंडिंग है। और ये फील्ड वाइंडिंग के अंदर हमने क्या कर रखी है? ये टैपिंग कर रखी है। क्या कर रखी है? टैपिंग। यहां से आपकी कौन सी वाइंडिंग होगी? ये होगी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? ये आर्मेचर वाइंडिंग है। अब इस आर्मेचर वाइंडिंग का ये जो सिरा है, इस सिरे को इन टैपिंग के साथ क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है। यहां पर हम एक स्विच लगाएंगे और उस स्विच को बोलते हैं हम रोटरी स्विच। क्या बोलते हैं उसको? रोटरी स्विच। इस रोटरी स्विच की सहायता से इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर इस टैपिंग के मान को हम क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। और जैसे इस फील्ड वाइंडिंग में इस टैपिंग के मान को परिवर्तित करेंगे तो इससे इस मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी? आपकी परिवर्तित होगी। तो फील्ड टैपिंग विधि के अंदर क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग में से 8-10 टैपिंग निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को एक रोटरी स्विच की सहायता से इन टैपिंग से क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। फिर इस रोटरी स्विच की सहायता से इन टैपिंग की संख्या में परिवर्तन करके हम इस डीसी मोटर की घूर्णन गति को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं इस टैपिंग को यहां पर संयोजित करूं, सबसे पहले अगर इस टैपिंग को मैं यहां पर संयोजित करूं और यहां से इसको मैं यदि सप्लाई वोल्टेज दूं, कितना वोल्टेज दे रखा है मैंने इसको? यहां से मान लो 200 वोल्टेज दे रखा है, वी वोल्ट। तो इसके कारण कुछ न कुछ धारा बहेगी। इसको यहां से संयोजित करेंगे तो धारा देखिए यहां से जाएगी, यहां से केवल इन 3 टर्न्स के अंदर होती हुई धारा इस रास्ते के माध्यम से कहां जाएगी? आर्मेचर के अंदर प्रवेश करेगी। इधर यहां पर ओपन सर्किट है, इधर वाली ब्रांच के अंदर कोई भी धारा नहीं जाएगी। इन टर्न्स के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल इन 3 टर्न्स के अंदर धारा प्रवाहित होगी। और जब इन 3 टर्न्स के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो भी केवल इन 3 टर्न्स के कारण ही पैदा होगा। और हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई समानुपाती होता है एमएमएफ के, यानी कि चुंबकीय वाहक बल के क्या होता है? ये समानुपाती। और चुंबकीय वाहक बल किसके समानुपाती होता है? एन इंटू आई के होता है। यहाँ पर एन क्या है? यहाँ पर एन है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। आई क्या है? करंट है, इस कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। अर्थात किसी कुंडली के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय फ्लक्स 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो कुंडली के अंदर फेरों की संख्या पर, दूसरा कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा पर।
अगर इस कुंडली के अंदर मैं फेरों की संख्या को कम या ज्यादा करूंगा तो इस फ्लक्स का मान भी कम या ज्यादा होगा। अगर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम करूंगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? कम। यदि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या मैं ज्यादा करूंगा तो इस चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स डायरेक्ट किसके समानुपाती है? N × I। यहां पर N क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। अगर फेरों की संख्या कम होगी, N क्या चीज है? कुंडली में फेरों की संख्या। अगर फेरों की संख्या कम होगी तो इस चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? कम होगा। और हम जानते हैं कि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो नंबर ऑफ टर्न्स, यदि टर्न्स की संख्या यानी कि फेरों की संख्या कम होगी, फेरों की संख्या कम होने से फाई का मान कम होगा, और जैसे ही फाई का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर मैंने इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या को कम कर दिया, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या को कम कर दिया, तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, और यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर फेरों की संख्या को, टर्न्स की संख्या को क्या कर देता हूं? यदि बढ़ा देता हूं, यानी कि इस रोटरी स्विच को अब मैं यहां से घुमाकर इसको यदि मैं यहां पर ले आऊं, इसको घुमाकर कहां पर ले आऊं? यहां पर। इस रोटरी स्विच की सहायता से मैंने इसको घुमा के इसकी टैपिंग को खा लिया है लास्ट में। तो अब देखिए जो धारा प्रवाहित होगी वो इस रास्ते से के अंदर सभी टर्न्स के अंदर प्रवाहित होती हुई इधर से आएगी। तो अब जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो सारे के सारे टर्न्स के कारण होगा, यानी कि अब टर्न्स की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बढ़ेगी तो कुंडली के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब मैं टर्न्स की संख्या बढ़ाऊंगा तो कुंडली के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही फाई का मान बढ़ेगा तो देखिए फाई का मान बढ़ने से इस मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस कुंडली के अंदर इन फेरों की संख्या को कम या ज्यादा करके हम इस मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं? कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर फेरों की संख्या कम तो फ्लक्स का मान कम, और यदि फ्लक्स का मान कम तो क्या होगा? मोटर की स्पीड क्या होगी? ज्यादा। अगर टर्न्स की संख्या, फेरों की संख्या ज्यादा तो फ्लक्स का मान ज्यादा, और यदि फ्लक्स का मान ज्यादा तो मोटर की स्पीड क्या होगी? कम। अब देखिए ये है फील्ड वाइंडिंग। सबसे ज्यादा से ज्यादा फेरे इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा फेरे थोड़ी और हो सकते हैं। तो यहां पर जो इसकी स्पीड होगी वो तो क्या होगी? इसकी नॉर्मल स्पीड, क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या है। तो यहां पर जो स्पीड होगी वो तो स्पीड क्या कहलाएगी? इसकी नॉर्मल स्पीड। क्या कहलाएगी? नॉर्मल स्पीड। अब इनकी फेरों की संख्या को हम चेंज करेंगे तो इधर तो जाने से रही, इधर ही तो आएंगे। तो फेरों की संख्या को जो भी नॉर्मल फेर है उससे केवल क्या कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं। अब यहां पर लगाया तो फेरों की संख्या पहले की नॉर्मल स्पीड की तुलना में फेरों की संख्या आपका क्या हो जाएगी? कम। तो नॉर्मल स्पीड की तुलना में फेरों की संख्या कम हो जाएगी तो फाई का मान कम, फाई का मान कम, तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी ज्यादा होगी। यानी कि इस विधि के अंदर हम जो मोटर है उसको नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पर, क्या नॉर्मल से ज्यादा स्पीड पर चलाने के लिए हम फील्ड टैपिंग विधि का उपयोग करेंगे। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टर्न्स कितने रख सकते हैं? हम इतने रख सकते हैं, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में यही है। अगर पूरी फील्ड वाइंडिंग इसके साथ संयोजित है तो वो है इसकी नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि हमने बोला था जब तक इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में कोई परिवर्तन ना करे, इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में कोई परिवर्तन ना करे, उस कंडीशन में इस मोटर की जो स्पीड होगी वो स्पीड कहलाती है नॉर्मल स्पीड। तो यदि इस पूरी की पूरी फील्ड वाइंडिंग को मैं इस आर्मेचर के साथ जोड़ दूं तो इस कंडीशन में इस मोटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? नॉर्मल स्पीड। तो अभी पूरे के पूरे फेरे काम में आ रहे हैं, उस कंडीशन में ये मोटर की कौन सी स्पीड होगी? नॉर्मल। अब मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर रोटरी स्विच, इस रोटरी स्विच की सहायता से इसके फेरों की संख्या को यहां पर लाया। यहां पर लाने से कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? पहले इतनी थी, अब केवल इतनी सी रहेगी। तो कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम, फेरों की संख्या कम तो फाई का मान कम, और फाई का मान कम होगा तो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोटर की घूर्णन गति चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये समझ में आ गई आपकी फील्ड टैपिंग विधि।
अब इसको लिख लो। देखिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करते, जो क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी विधि से मोटर को किस स्पीड पर चला सकते हैं। जैसे अभी ये पढ़ी हमने फील्ड टैपिंग विधि, तो इसके अंदर मोटर को सामान्य से क्या कर सकते हैं अपन, ज़्यादा स्पीड पर चला सकते हैं। जैसे दूसरी पढ़ी थी हमने कौन सी अभी, फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर विधि के अंदर भी क्या कर रहा था, मोटर को हम सामान्य से ज़्यादा स्पीड पर चला सकते हैं। पहली जो पढ़ी थी हमने पढ़ी थी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर क्या कर सकते हैं, जो भी डीसी सीरीज मोटर है उसको सामान्य से कम स्पीड पर चलाने के लिए, तो सामान्य से कम स्पीड पर चलाने के लिए तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि का, और सामान्य से ज्यादा स्पीड पर चलाने के लिए तो एक तो पढ़ी हमने फील्ड डाइवर्टर और दूसरी पढ़ी हमने कौन सी, फील्ड टैपिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो इस विधि में डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग में से 8-10 टैपिंग निकाल लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग में से क्या निकाल ली, टैपिंग। एक रोटरी स्विच की सहायता से इन टैपिंग का मान परिवर्तित कर मोटर की स्पीड यानी कि गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे लिख लेना, अगर टर्न्स का मान कम करेंगे, टर्न्स का मान कम होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या होगी आपकी, ज़्यादा। पहला तो ये लिख लेना। दूसरा लिख लेना, अगर इन टर्न्स की संख्या को मैं ज़्यादा करता हूँ तो इनके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। तो ये याद रख लेना। आगे इसके अंदर याद रख लेना कि इस विधि की सहायता से डीसी मोटर को सामान्य गति से ज़्यादा गति पर घुमाया जा सकता है। ये होगी आपकी कौन सी, फील्ड टैपिंग विधि। तो आपको ये 3-4 लाइनें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ ही इसके अंदर है नहीं। तो 4 नंबर की जो विधि आती है वो है आपकी कौन सी, सीरीज पैरेलल वाली। चार नंबर की जो विधि है आपकी सीरीज पैरेलल मेथड, यानी कि श्रेणी समांतर विधि। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं, जो भी फील्ड वाइंडिंग है उस फील्ड वाइंडिंग को हम क्या कर देते हैं, 2 टुकड़ों के अंदर बनाते हैं। फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं अपन, 2 टुकड़ों के अंदर बनाते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग है, एक टुकड़ा मान लो हो गया ये F1 और एक टुकड़ा हो गया F2, और फिर इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ये आर्मेचर, यहाँ से इसके अंदर कुछ धारा जा रही है IL, यहाँ से इसको सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं V। ये तो क्या हो गया आपका
आर्मेचर, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होगा RA, इसके अंदर पैदा होने वाला बैक EMF EB मान लो, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है I है। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर देखिए ये दोनों टुकड़े, मैंने क्या किया, इस फील्ड वाइंडिंग को, जो आपकी श्रेणी समांतर विधि है उसमें फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं अपन, दो भागों में डिवाइड करके बनाते हैं। एक भाग ये हो गया F1, एक भाग हो गया F2। नॉर्मल कंडीशन में जब मोटर को हमको सामान्य स्पीड पर चलाना है तब तो इन दोनों टुकड़ों को हम किस में जोड़ेंगे, सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा। जितनी धारा यहां से आ रही है उतनी की उतनी धारा इसमें से प्रवाहित होगी, और इन दोनों के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपस में क्या होगा, जुड़ने वाला स्वभाव का होगा, और उसके कारण जो मोटर घूमेगी वो इसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल स्पीड। वो क्या कहलाएगी, इसकी नॉर्मल स्पीड। अब क्या करते हैं, इसकी स्पीड को यदि हम क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक चेंज ओवर स्विच लेते हैं, और उस चेंज ओवर स्विच की सहायता से ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े को इस टुकड़े के साथ कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में। ये जो F1 टुकड़ा था और ये जो F2 टुकड़ा था, इस F2 वाले टुकड़े को हम क्या करूंगा, इसके समांतर क्रम में जोड़ दूंगा। इस सिरे को यहां से हटाया मैंने, और इस सिरे को यहां से हटा के यहां पर इन दोनों वाइंडिंगों को अब मैंने कौन से क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो देखिए समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा, इनके अंदर जो पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई था उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी, कम। और इस टुकड़े को हमने यहां पर लगाया तो इनके अंदर जो भी फ्लक्स पैदा होगा वो एक दूसरे के विपरीत पैदा होगा। या फिर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम होने के कारण जब श्रेणी क्रम में जुड़ रहे थे तब तो दोनों टुकड़े कुछ इस प्रकार से जुड़ रहे थे, तब दोनों टुकड़ों के कारण क्या हो रहा था, फ्लक्स आ रहा था। तो यहां पर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा थी तो यहां पर फाई का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही दोनों कुंडलियों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो समांतर क्रम में जोड़ने से इस कुंडलियों के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, कम हो गया। और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, क्योंकि डीसी मोटर की जो स्पीड है वो चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे ही इस फील्ड वाइंडिंग को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो डीसी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही क्या है, आपकी श्रेणी समांतर विधि। नॉर्मल स्पीड के लिए तो दोनों फील्ड वाइंडिंगों को किस में चला रहे हैं, श्रेणी में। अगर स्पीड बढ़ानी है तो दोनों वाइंडिंगों को किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में। इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इस विधि में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बनाया जाता है। फील्ड वाइंडिंग कितने भागों में बनाते हैं, दो भागों में। फिर सामान्य गति प्राप्त करने के लिए दोनों भाग को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। सामान्य गति प्राप्त करने के लिए तो दोनों भाग को कौन से क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम। और सामान्य से ज्यादा गति प्राप्त करने के लिए दोनों भाग को समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ये होगी आपकी कौन सी, सीरीज पैरेलल मेथड। कौन सा हो गया, सीरीज। अगर नॉर्मल स्पीड प्राप्त करनी है तब तो दोनों भागों को किस में जोड़ देंगे, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में। और यदि नॉर्मल से ज्यादा स्पीड प्राप्त करनी है तो दोनों भागों को किस में जोड़ देंगे, समांतर में। समांतर में जोड़ने से फाई का मान कम होगा, और फाई कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अब जो लास्ट वाली विधि है वो है आपकी वार्ड लियोनार्ड विधि। सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। देखिए अभी तक हमने चाहे डीसी सीरीज मोटर की बात करो, चाहे डीसी शंट या फिर कंपाउंड मोटर, जितनी भी मोटरों के अंदर गति नियंत्रण की विधियां पड़ी थी
उनके अंदर अभी तक हमने क्या देखा कि या तो मोटर को हम सामान्य स्पीड से कम कर सकते हैं किसी एक विधि से या तो मोटर की स्पीड को सामान्य से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर मोटर की जो स्पीड है उसको सामान्य से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे आज ही हमने पढ़ा, आज हमने सबसे पहले पढ़ी कौन सी, आर्मेचर डायवर्टर विधि। उसके अंदर क्या करते हैं, जो डीसी सीरीज मोटर है उसको सामान्य से कम स्पीड पर चला सकते हैं, सामान्य से कम स्पीड, सामान्य से ज्यादा पे नहीं चला सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, सामान्य से कम स्पीड उससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी हमने पढ़ी फील्ड डायवर्टर विधि। फील्ड डायवर्टर विधि के अंदर क्या देखा, उसके अंदर हम डीसी सीरीज मोटर को जो सामान्य स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड पर चला सकते हैं, लेकिन उस विधि से, कौन सी विधि से, फील्ड डायवर्टर विधि से मोटर को सामान्य से कम स्पीड पर नहीं चला सकते। तो या तो हम इन विधियों से जो मोटर थी उसको, जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड थी, क्या थी, जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड है, जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड है, उस नॉर्मल स्पीड से या तो हम ज्यादा स्पीड प्राप्त कर सकते हैं किसी एक विधि से, या तो नॉर्मल स्पीड से क्या कर सकते हैं, ज्यादा स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल से क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपन कम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने ऐसी कोई सी विधि नहीं पढ़ी जिस केवल एक विधि से ही मोटर को सामान्य से ज्यादा स्पीड पर भी चलाया जा सके और मोटर को सामान्य से कम स्पीड पर भी चलाया जा सके। अभी तक हमने ऐसी कोई सी भी विधि नहीं पढ़ी है। अभी तक जितने भी विधियों में हमने पढ़ा उसके अंदर डीसी सीरीज मोटर को या डीसी शंट मोटर है उसको सामान्य से या तो ज्यादा स्पीड पे चला सकते हैं या सामान्य से कम पर चला सकते हैं, लेकिन किसी एक विधि से मोटर को ना तो ज्यादा और कम दोनों तरह से हम नहीं चला सकते, सामान्य से ज्यादा करनी हो या सामान्य से कम करनी हो। तो अभी तक तो हमने अलग अलग विधियां पढ़ी। अब जो विधि पढ़ने वाली है वार्ड लियोनार्ड विधि। वार्ड लियोनार्ड विधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम डीसी सीरीज मोटर या डीसी शंट मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर, कोई सी भी मोटर हो, उन सब मोटरों को जो सामान्य स्पीड है, सामान्य से ज्यादा स्पीड पर भी चला सकते हैं और सामान्य से कम स्पीड पर भी चला सकते हैं। यानी कि एक ही विधि से मोटर को जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं और नॉर्मल से कम स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकते हैं इसकी स्पीड को, 0, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ा सकते हैं इसकी स्पीड को, जो भी इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो जो वार्ड लियोनार्ड विधि है उसके अंदर क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर को हम 0 से अधिकतम गति के बीच में परिवर्तित कर सकते हैं। कितना, 0 से अधिकतम के बीच में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो विधियां पढ़ी थी उनके अंदर सामान्य से या तो जा सकते हैं अधिकतम तक किसी एक विधि से, सामान्य से अधिकतम जा सकते हैं तो सामान्य से 0 तक नहीं आ सकते उससे, और यदि सामान्य से 0 तक आ सकते हैं तो उस विधि से सामान्य से अधिकतम नहीं जा सकते थे। लेकिन जो वार्ड लियोनार्ड विधि पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम डीसी मोटर को सामान्य से ज्यादा स्पीड पर भी बढ़ा सकते हैं और सामान्य से कम स्पीड पर भी बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन आपका ज्यादातर यही पूछा जा सकता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसकी सहायता से डीसी सीरीज मोटर को उसकी सामान्य से ज्यादा और कम दोनों स्पीड पर चलाए जा सकते हैं। तो वो कौन सी विधि है, वार्ड लियोनार्ड विधि है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक हमने जितनी भी गति नियंत्रण की विधियां पढ़ी थी उनसे हम डीसी सीरीज मोटर को विपरीत अवस्था के अंदर नहीं चला सकते, उसको विपरीत दिशा में घुमा नहीं सकते, उसकी घूर्णन दिशा को चेंज नहीं कर सकते। जो भी दिशा में वो डीसी मोटर का आर्मेचर घूम रहा है उसी दिशा में घूमेगा और उसी दिशा में घूमते हुए उसकी आर्मेचर की स्पीड को या तो ज्यादा कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। उसकी आर्मेचर की घूर्णन दिशा को हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में या तो स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, कम। लेकिन इसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वार्ड लियोनार्ड विधि हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर क्या कर सकते हैं हम, इस डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन दिशा को भी चेंज कर सकते हैं।
तो डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर को सामान्य से ज्यादा और सामान्य से कम स्पीड पर भी चला सकते हैं। कौन सी विधि के अंदर? वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर। तो वार्ड लियोनार्ड एकमात्र ऐसी विधि है जिसके अंदर डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर, यानी कि सभी डीसी मोटरों की घूर्णन दिशा को हम विपरीत भी कर सकते हैं और उसकी घूर्णन दिशा को सामान्य से ज्यादा और सामान्य से कम दोनों स्थिति के अंदर क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यानी कि उसकी घूर्णन दिशा को हम 0 से मैक्सिमम, 0 से अधिकतम के बीच में उसकी दिशा को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके ये बनते हैं। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं कि जो वार्ड लियोनार्ड विधि है वो क्या होती है और किस प्रकार से हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ आपके यहां से 2 ही बनते हैं, लेकिन अब आपको डायग्राम बना के समझाते हैं कि कैसे इसकी स्पीड को नॉर्मल स्पीड तक प्राप्त करेंगे और कैसे इसकी स्पीड को नॉर्मल से ज्यादा और कम कर सकते हैं। तो अब जो विधि पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है और कौन से नंबर की है? शायद 5वें नंबर की है। वो है आपकी वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड विधि, वार्ड लियोनार्ड। इसके अंदर देखिए, माना ये डीसी मोटर है, इस डीसी मोटर की स्पीड को हमको क्या करना है? परिवर्तित करना है। ये डीसी मोटर का क्या है? आर्मेचर है, सॉरी ईबी आएगा। मोटर के अंदर क्या आता है? बैक ईएमएफ। ये एक डीसी मोटर है, ये डीसी मोटर का आर्मेचर है और इस डीसी मोटर के आर्मेचर के साथ ही यहां पर हमने इसकी लगा रखी है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है, तो ये तो क्या होगी आपकी? ये डीसी मोटर हो गई। ये क्या है आपकी? डीसी मोटर। ये वो मोटर है जिसकी स्पीड को हम क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। जिसकी स्पीड को हम क्या करना चाहते हैं? स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, वो डीसी मोटर है। तो इस डीसी मोटर की स्पीड को हमको क्या करना है? कम ज्यादा करना है। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड के अंदर इस डीसी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए हमको 2 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमको चाहिए 3 फेज मोटर और एक चाहिए हमको जनरेटर। तो एक तो हम यहां पर बनाएंगे क्या? जनरेटर। ये क्या है? आप मान लेते हैं जनरेटर है ईजी। जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं? ईजी से। मोटर के अंदर इसको किससे लिखते हैं? ईबी से। और ये जनरेटर की कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग है। ये जनरेटर की कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। फिर यहां पर लगा देते हैं एक टैप चेंजर स्विच। क्या लगा देते हैं? एक टैप चेंजर स्विच, यानी कि इस सिरे को तो इसके साथ जोड़ेंगे, इस सिरे को इसके साथ जोड़ेंगे, फिर जो भी आपकी फील्ड वाइंडिंग है उनको जोड़ेंगे इनके बीच वाले पॉइंट से। ये क्या है? आपका टैप चेंजर स्विच है। थोड़ी देर बाद में समझाएंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है ना। और यहां से जा रही है आपका ये। फिर इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं? एक वेरिएबल प्रतिरोध लगा देते हैं। एक यहां पर क्या लगा दिया? ये वेरिएबल प्रतिरोध। ऐसे कैसे? ये जो फील्ड वाइंडिंग है इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग के भी श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं? एक वेरिएबल प्रतिरोध लगा देते हैं। यानी कि इस वेरिएबल प्रतिरोध की सहायता से इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा के मान को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और जब धारा का मान चेंज होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा? चेंज। फिर इस जनरेटर के यहां से जो वोल्टेज पैदा हो रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज है, उस आउटपुट वोल्टेज को इस मोटर को क्या करते हैं? हम प्रदान करते हैं। यहां से जो भी आउटपुट वोल्टेज पैदा होगा, इस आउटपुट वोल्टेज को इस डीसी मोटर को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। इतना समझ में आया?
ये डीसी मोटर है जिसकी स्पीड को हम क्या करना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ये इसका आर्मेचर है, फील्ड वाइंडिंग है। इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये मैंने एक रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल प्रतिरोध लगा दिया। ऐसे कैसे, ये जनरेटर है, ये जनरेटर का आर्मेचर है। इस जनरेटर की आर्मेचर के अंदर जो भी वोल्टेज पैदा होगा उस वोल्टेज को हम किसको दे रहे हैं, इस डीसी मोटर को प्रदान कर रहे हैं। यहाँ से जो भी वोल्टेज पैदा होगा वो डायरेक्ट किसके अंदर जा रहा है, डीसी मोटर को। यानी कि डीसी मोटर के आर्मेचर को जो सप्लाई मिल रही है वो जिस जनरेटर से प्राप्त हो रही है, और इसकी फील्ड वाइंडिंग को अपन यहाँ से अलग से डीसी सप्लाई प्रदान करेंगे। फिर इसकी, ये जनरेटर की कौन सी वाइंडिंग है, ये जनरेटर की है भाई फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग। इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग की ये हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया टैप चेंजर स्विच। क्या है ये, टैप चेंजर स्विच है। ये स्विच क्या काम करता है, इस स्विच की सहायता से हम इस डीसी मोटर के अंदर, इस डीसी मोटर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में ये जो फील्ड वाइंडिंग का सिरा है वो यहां से जुड़ रहा है और इसका सिरा जुड़ रहा है मान लो यहां से, ठीक है। तो धारा कैसे आएगी, यहां पर दे रहे हैं, यहां से डीसी सप्लाई देनी है इसको हमको, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को प्राप्त होगी। यहां से इस सिरे को मैं यहां से जोड़ देता हूं और इसको सप्लाई दे देते हैं हम यहां से, इसको दिया हमने यहां से। ये क्या है, आपकी डीसी सप्लाई है, डीसी बस बार मान लो एक तरह से। इसका ये पॉइंट मान लेते हैं प्लस है, ये सीधा क्या है माइनस। तो देखिए ये प्लस है तो धारा इधर से जाएगी, यहां से धारा इसमें आएगी, यहां से धारा नीचे आएगी, तो यहां से धारा इधर आएगी, यहां से धारा इसमें होती हुई इस वाइंडिंग के अंदर जो धारा की दिशा होगी वो कैसे होगी, नीचे की तरफ। फिर यहां से धारा जाएगी इस दिशा में, फिर इस दिशा में धारा प्रवाहित होती हुई इधर से होती हुई धारा वापस कहाँ चल जाएगी, माइनस। ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा। ऐसे कैसे, यहाँ से जो भी धारा आ रही है उसमें से कुछ धारा यहाँ पर जाएगी और इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर इस प्रकार से अपन को क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ से इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित हुई तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और इस वाइंडिंग के अंदर भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर के अंदर वोल्टेज कब पैदा होगा, हमने पढ़ा हुआ है जनरेटर। इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को तो हमने चुंबकीय क्षेत्र देके यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स पैदा कर दिया, लेकिन जब तक इस जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा नहीं देंगे, किसी की सहायता से इसके आर्मेचर को घुमाएंगे नहीं, तब तक इसके अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। और जब तक इसके अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा तो इसके आर्मेचर को सप्लाई नहीं मिलेगी, और जब तक आर्मेचर को सप्लाई नहीं देंगे तो यह मोटर कोई भी रोटेट नहीं करेगी। प्रेजेंट टाइम, अब इस जनरेटर को हम क्या देंगे, यांत्रिक ऊर्जा। इस जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं, एक 3 फेज मोटर का काम लेते हैं। कौन सी मोटर उपयोग करते हैं, 3 फेज। यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक 3 फेज मोटर लगा, छोटा बना देता हूं। ये क्या लगा दी मैंने, 3 फेज मोटर। इस 3 फेज मोटर की जो शाफ्ट है, इस 3 फेज मोटर की शाफ्ट को इस जनरेटर की शाफ्ट के साथ हमने क्या कर दी, कपलिंग। यहां पर हमने इन दोनों की क्या कर दी, कपलिंग। और इसको हम देंगे कौन सी सप्लाई, इसको हम देंगे 3 फेज सप्लाई। इसको यहां से कौन सी सप्लाई देंगे, 3 फेज RYB। ये क्या है आपकी, ये है आपकी 3 फेज मोटर। वो भी कौन सी है, 3 फेज AC मोटर है। कौन सी, AC। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका वार्ड लियोनार्ड विधि का। तो वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर क्या कर रहे हैं, ये तो वो डीसी मोटर है जिसकी स्पीड को हम क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जिसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो तो ये डीसी मोटर है। और ये एक जनरेटर है, ये क्या है आपका, डीसी जनरेटर है। ये क्या है आपका, डीसी जनरेटर। ये एक जनरेटर है और एक क्या है आपकी 3 फेज मोटर है। इस 3 फेज मोटर और इस जनरेटर दोनों की शाफ्ट को हम क्या कर देंगे, कपलिंग करेंगे। और दोनों की शाफ्ट को कपलिंग करेंगे और इसके आर्मेचर के अंदर जो भी वोल्टेज पैदा हो रहा है उस आर्मेचर के वोल्टेज को इस डीसी मोटर के आर्मेचर को हम क्या करेंगे, प्रदान करेंगे।
तो ये डीसी मोटर है जिसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। प्रेजेंट टाइम में देखिए, इसकी डीसी, इसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिल रही है, इसकी भी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिल रही है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ फ्लक्स पैदा होगा, इसके अंदर भी कुछ न कुछ फ्लक्स पैदा होगा। लेकिन अभी तक हमने इस 3 फेज मोटर को नहीं चलाया है। जब 3 फेज मोटर को नहीं चलाया तो इस जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और जब जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा नहीं मिलेगी तो यहाँ पर कोई सप्लाई पैदा नहीं होगी। जब यहाँ पर कोई वोल्टेज पैदा नहीं होगा तो इस आर्मेचर को कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, और जब आर्मेचर को वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इसकी मोटर की घूर्णन गति क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी, क्योंकि डीसी मोटर की कोई घूर्णन गति होती है एन समानुपाती क्या होता है आपका EB बटे क्या होती है 5। पढ़ा हुआ है, खूब पढ़ा है। EB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर EB की जगह लिख सकता हूं V माइनस IA इंटू RA, V माइनस IA इंटू RA होगा। ये N क्या है आपकी घूर्णन गति, स्पीड लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट यहां से, यानी कि गति। तो गति इसके समानुपाती, इस फॉर्मूले का फॉर्मूला ये N बराबर क्या है आपका V माइनस IA इंटू RA। अभी इस आर्मेचर के अंदर कोई वोल्टेज नहीं है, यानी कि इस मोटर को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इस वोल्टेज का मान अभी कितना है, 0। इस वोल्टेज का मान 0 है तो इस मोटर की घूर्णन गति भी कितनी होगी आपकी 0। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो डीसी मोटर है उसकी घूर्णन गति कितनी है, 0 है, क्योंकि इस डीसी मोटर के आर्मेचर को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब इस मोटर की स्पीड को हम क्या करना चाहते हैं, 0 से इसकी सामान्य स्पीड प्राप्त करनी है। क्या, इसकी हमको 0 से, ये जो आपकी संट मोटर थी इसको 0 से कौन सी स्पीड पर चलाना है, हमको सामान्य गति तक ले जाना है। 0 से कौन सी गति प्राप्त करनी है, हमको सामान्य गति प्राप्त करनी है, इसकी नॉर्मल स्पीड प्राप्त करनी है। तो देखिए 0 से नॉर्मल स्पीड कैसे प्राप्त करेंगे। इस डीसी शंट मोटर को 0 से नॉर्मल स्पीड तक, इस डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन गति को 0 से नॉर्मल यानी कि सामान्य गति तक बढ़ाने के लिए इस फील्ड फ्लक्स है, इस फील्ड फ्लक्स के अंदर जो फाई है, इस फाई के मान को तो हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। याद रखना चीज, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अगर इस डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन गति को 0 से सामान्य स्पीड तक बढ़ाना है, हाँ 0 से कौन सी स्पीड पर लेके आनी है, मेरे को सामान्य गति पर लेके आनी है, तो जो डीसी मोटर है उसका जो फील्ड फ्लक्स है उस फील्ड फ्लक्स को तो क्या कर देंगे, नियत कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। फील्ड फ्लक्स तो क्या करेंगे, कांस्टेंट, यानी कि इस रियोस्टेट के मान को किसी भी एक वैल्यू पर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इस रियोस्टेट के मान को 0 पर फिक्स कर दो, आप तो 0 पे फिक्स कर दो, तो यहां से जो धारा जाएगी, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उसके अनुसार धारा प्रवाहित होगी, और उसके अनुसार धारा प्रवाहित होगी तो फाई का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 0 से सामान्य स्पीड प्राप्त करने के लिए पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, इस डीसी सीरीज मोटर का जो भी फील्ड फ्लक्स है उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट। क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, इस डीसी सीरीज, ये 3 फेज मोटर है, इस 3 फेज मोटर को हम कौन सी सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे। जैसे ही इसको 3 फेज सप्लाई देंगे तो इस मोटर क्या करेगी, आपकी घूमेगी, और जैसे ही मोटर घूमेगी तो मोटर की शाफ्ट के साथ इस जनरेटर की जो शाफ्ट है वो कपलिंग हो रही है, तो इस जनरेटर की शाफ्ट भी क्या करेगी, आपकी घूमेगी। और जैसे ही जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी तो इस जनरेटर के अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज पैदा होगा। अब ये वोल्टेज किसको मिलेगा, आर्मेचर वाइंडिंग को। और जब जैसे ही इस आर्मेचर वाइंडिंग को वोल्टेज मिलेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी डीसी मोटर घूमने लग जाएगी। अर्थात डीसी मोटर जो पहले स्थिर अवस्था में थी अब वो क्या करने लग जाएगी, आपकी रोटेट करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। अब डीसी मोटर क्या होने लग गई, घूमने लग गई। पहले वोल्टेज 0 था, इस कारण स्पीड क्या हुई थी, 0। लेकिन अब कुछ न कुछ वोल्टेज मिला, उस वोल्टेज के कारण इस डीसी मोटर की स्पीड क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। अब जैसे जैसे इस वोल्टेज का मान मैं बढ़ाता जाऊंगा, अब क्या होगा, जनरेटर की स्पीड को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, या फिर जनरेटर मोटर की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी 3 फेज की। तो अब क्या करें, इस जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज को, जनरेटर के अंदर पैदा होने वाला जो वोल्टेज है उसको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज, अगर आपको याद हो तो जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मान किसके समानुपाती होता है, फाई इंटू एन के समानुपाती होता है। ईजी किसके समानुपाती होता है, फाई इंटू एन के। जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण बताई थी मैंने, Eg बराबर क्या होता है, Eg बराबर होता है फाई जेड एन पी बटे क्या होता है 60 इंटू ए होता है।
जिसके अंदर से क्या, एक तो जेड, पी, 60 और ए, इन चारों का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कारण इसको यहाँ से हटा देंगे। तो डीसी मोटर के अंदर जो डीसी जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है केवल चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। एन क्या है यहाँ पर, आर्मेचर की घूर्णन गति। अब आर्मेचर की घूर्णन गति तो इस थ्री फेज सप्लाई के कारण है, थ्री फेज मोटर की है। तो जब तक क्या करेंगे, इस थ्री फेज मोटर की घूर्णन गति को चेंज नहीं करेंगे तब तक इस जनरेटर की घूर्णन गति चेंज नहीं होगी। तो जनरेटर की अगर घूर्णन गति चेंज नहीं कर सकते तो घूर्णन गति n का मान भी यहां पर क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। अब जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल Eg है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाई के ऊपर। और फाई किसके अंदर पैदा होगा, फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो फाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा पर। और इस धारा को अपन किसकी सहायता से चेंज कर सकते हैं, रियोस्टेट की सहायता से। किसकी सहायता से, रियोस्टेट की सहायता। अगर मैं इस रियोस्टेट के प्रतिरोध को कम कर दूं, क्या कर दूं, रियोस्टेट के प्रतिरोध को कम कर दूं, जैसे जैसे मैं रियोस्टेट का प्रतिरोध कम करूंगा तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा I है उसका मान क्या होगा, ज्यादा। और जैसे ही धारा I का मान ज्यादा होगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, ज्यादा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज का मान क्या होगा, ज्यादा। और जैसे ही ज्यादा वोल्टेज इस डीसी मोटर को मिलेगा तो जैसे ही इस वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो इस मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अर्थात मोटर की स्पीड 0 से क्या होने लग जाएगी, अब बढ़ने लग जाएगी। अब जैसे जैसे इस जनरेटर है, इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा को इस रियोस्टेट की सहायता से कंट्रोल करते हैं। इस रियोस्टेट के प्रतिरोध को कम करते जाएंगे। जैसे जैसे इसके प्रतिरोध को कम करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा। और फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और जब जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान बढ़ेगा। और जैसे ही ये ज्यादा वोल्टेज इस मोटर को मिलेगा तो जैसे ही मोटर के अंदर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अब इस प्रतिरोध का मान कम करते 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 हम कहां पर आ गए, 0 पर। यानी कि अब रियोस्टेट के प्रतिरोध को हम कम नहीं कर सकते। अब रियोस्टेट के इस प्रतिरोध को 0 से कम नहीं कर सकते। भाई ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं इसके प्रतिरोध को, 0। अब इसके प्रतिरोध को मैंने 0 कर दिया। अब इसके प्रतिरोध को 0 कर दिया तो अब इसके अंदर जनरेटर के अंदर पैदा होने वाला जो वोल्टेज है उस वोल्टेज Eg का मान भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि इसके अंदर बहने वाली धारा, अब इसका प्रतिरोध 0 हो गया तो इसके अंदर बहने वाली धारा का मान निश्चित हो जाएगा। धारा का मान निश्चित हो जाएगा तो फाई का मान निश्चित हो जाएगा। और फाई का मान निश्चित हो जाएगा तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, निश्चित। यानी कि अब जो जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वो उसका क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। इससे ज्यादा जनरेटर अब वोल्टेज पैदा नहीं कर सकता। ये इस जनरेटर की क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज पैदा करने की क्या है, कैपेसिटी। अब मोटर की स्पीड मान लेते हैं अपन 0 से कहां पहुंच गई, सामान्य। क्योंकि देखिए इस रियोस्टेट का मान भी कितना है, 0। और इस रियोस्टेट के मान को भी स्टार्टिंग में हमने कितना कर रखा था, 0 रख रखा था ना भाई, 0 रख रखा था, तभी तो ये मोटर आपकी नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही थी। तो दोनों के रियोस्टेट को 0 कर दिया तो आपका जो जनरेटर भी नॉर्मल स्पीड पर काम कर रहा है और मोटर भी आपकी नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही है। यानी कि अब जब इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के रियोस्टेट का मान को 0 कर देंगे उस स्थिति के अंदर जो मोटर की गति होगी वो कौन सी गति होगी, सामान्य गति। कौन सी गति होगी, सामान्य गति। तो एक चीज याद हुई, अगर मोटर की घूर्णन गति को हम 0 से सामान्य तक लाना है, मोटर की घूर्णन गति को यदि मेरे को 0 से सामान्य तक बढ़ाना है तो मैं क्या किया, मैंने इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को तो क्या रखा, नियत। और इस जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है इसके फ्लक्स को मान को मैंने क्या किया, बढ़ाया। क्योंकि जैसे जैसे इस वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा का मान बढ़ा तो जनरेटर की फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ा। जनरेटर के अंदर फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ा तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान बढ़ा। और जैसे ही जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान बढ़ा तो मोटर की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ गई। तो मोटर को हमने 0 से सामान्य स्पीड पर ले आए। ठीक है, अगर इस मोटर की स्पीड को वापिस मेरे को सामान्य से कम करना है, सामान्य से क्या करना है, यदि इसकी स्पीड को कम करना है तो सामान्य से कम करना है तो क्या करूंगा, इस रियोस्टेट के मान को वापस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे तो बहने वाली धारा का मान कम होगा क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा ना।
धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो फाई का मान कम होगा, फाई का मान कम होने से वोल्टेज का मान कम होगा, और जैसे ही वोल्टेज का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। अगर मोटर को सामान्य गति से कम स्पीड पर घुमाना है तब तो क्या करेंगे, इस जनरेटर के वोल्टेज के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करेंगे। जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें परिवर्तन करेंगे। तो जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन करके इस डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को 0 से सामान्य तक ले जा सकते हैं और सामान्य से वापस कहां ला सकते हैं, 0। तो 0 से सामान्य या सामान्य से 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, जनरेटर के वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं। क्या, जनरेटर की वोल्टेज या जनरेटर के वोल्टेज में क्या करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे। याद रखना इस चीज को। अगर डीसी मोटर की स्पीड को मेरे को 0 से सामान्य या सामान्य से 0 तक लाना है तो हम क्या करेंगे, जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसके मान में परिवर्तन करते हैं। जबकि जो मोटर है, मोटर के फ्लक्स को क्या रखते हुए, मोटर के फ्लक्स को नियत रखते हुए इस जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज में क्या करेंगे, परिवर्तन। अब ठीक है, तो 0 से सामान्य या सामान्य से 0 प्राप्त कर ली। अब मैंने क्या बताया था, वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डीसी मोटर को सामान्य से कम स्पीड पर भी चला सकते हैं और सामान्य से ज्यादा स्पीड पर भी चला सकते हैं, सामान्य से ज्यादा। अब मेरे को इस मोटर की स्पीड को सामान्य से कितनी करनी है, ज्यादा करनी है। क्या करनी है, सामान्य से ज्यादा स्पीड पर चलानी है। अब ज्यादा स्पीड पर कैसे चलाएंगे, इस रियोस्टेट का मान तो 0 हो गया, यानी कि जनरेटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वोल्टेज, उसकी कैपेसिटी तो क्या हो गई, खत्म। अब यहां पर इस आर्मेचर का रोल खत्म हो गया, क्योंकि आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज हम बढ़ा सकते थे वो जितना बढ़ा दिया। तो अब हम जानते हैं कि एन समानुपाती होता है EB बटे फाई, और EB की जगह मैंने क्या लिखा था, V माइनस IA इंटू RA। तो 0 से नॉर्मल स्पीड के लिए तो मैंने क्या किया, इस वोल्टेज के मान में परिवर्तन किया। अब इस वोल्टेज का मान मैक्सिमम हो गया, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो ये टर्म्स हटा दो। तो अब मोटर की स्पीड को हम किससे चेंज कर सकते हैं, इस फाई से भी तो चेंज कर सकते हैं। और फाई क्या है, ये डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए अब मेरे को स्पीड नॉर्मल से सामान्य पहुंच गई, सामान्य से ज्यादा करनी है। जो मोटर आपकी चल रही है उससे भी ज्यादा स्पीड प्राप्त करनी है, स्पीड मेरे को ज्यादा प्राप्त करनी है, एन का मान मेरे को ज्यादा प्राप्त करना है। तो बताओ फाई का मान मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, फाई का मान क्या करना पड़ेगा, कम। अगर मैं मोटर की फील्ड फ्लक्स को कम कर दूं, अगर इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स को कम कर दूं तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो नॉर्मल स्पीड थी उससे भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी देखिए, अभी मैंने इस रियोस्टेट के मान को कितना कर रखा है, 0 कर रखा है। 0 कर रखा है तो जो भी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है उसके कारण इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, और उस धारा के कारण इसके अंदर फ्लक्स पैदा हो रहा है, कितना, फाई। अब जब मोटर की स्पीड को हमको सामान्य से ज्यादा गति पर प्राप्त करना है तो इस जनरेटर का जो भी आउटपुट वोल्टेज है उसको तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट। अब जनरेटर के वोल्टेज को तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट। पहले किसको किया था, मोटर के फील्ड फ्लक्स को कांस्टेंट किया था। किसके लिए, मोटर की स्पीड को 0 से सामान्य प्राप्त करने के लिए। अब मोटर की स्पीड को सामान्य से ज्यादा करनी है, सामान्य से बढ़ानी है। अब क्या करेंगे, इस जनरेटर के वोल्टेज को तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट। जनरेटर के वोल्टेज को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, इस फील्ड फ्लक्स के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन। कैसे होगा फ्लक्स के मान में, अभी मैंने रियोस्टेट का प्रतिरोध कितना कर रखा है, 0 कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे इस रियोस्टेट के प्रतिरोध के मान को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। 0 से इसका प्रतिरोध अब बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, इस RH का मान मैं बढ़ाऊंगा। बताइए, जब इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। और जब धारा का मान कम होगा तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम। यानी कि फाई का मान कम होगा, और जब इस चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो जब चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड के फॉर्मूले पे आ जाओ। डीसी मोटर की स्पीड का फॉर्मूला होता है N समानुपाती होता है 1/फाई। ये तो था 0 यहाँ। तो अब मैंने फाई का मान कम हो गया, तो फाई का मान कम हो गया तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि सामान्य से ज्यादा स्पीड बढ़ गई। अब मैं रियोस्टेट के मान को और ज्यादा करूंगा। पहले मान लेते हैं रियोस्टेट को कितना रखा मैंने, 5 ओम रखा। तो इसके 5 ओम के कारण इसके अंदर बहने वाली धारा में कमी हुई, धारा में कमी से फाई का मान कम हुआ। फाई का मान कम होने से मोटर की स्पीड थोड़ी सी सामान्य से क्या हो गई, ज्यादा।
अब मैंने इसका प्रतिरोध का मान को 5 से 10 कर दिया। अब प्रतिरोध का मान मैंने और बढ़ा दिया, और बढ़ाया तो इस धारा का मान और भी कम हो जाएगा। धारा का मान और भी कम होगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान और भी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होता जाएगा वैसे वैसे मोटर की स्पीड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब इस रियोस्टेट के प्रतिरोध को हम मैक्सिमम वैल्यू पर ले जाएंगे, भाई कुछ न कुछ तो मैक्सिमम मान होगा। जैसे रियोस्टेट मान लो 0 से 100 ओम वाला है, कितना है 0 से 100 ओम, तो ये प्रतिरोध को 0 से 100 ओम तक ले जाता है। जब इसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा, तो इस रियोस्टेट का मैक्सिमम प्रतिरोध हो गया। मैक्सिमम प्रतिरोध हो गया तो इसके अंदर बहने वाली धारा का मान मिनिमम होगा, और धारा का मान कम से कम होगा तो फ्लक्स का मान भी कम से कम होगा, और जो फ्लक्स का मान जब बहुत ही कम हो जाएगा तो मोटर की जो क्या हो जाएगी, जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो मोटर की स्पीड को सामान्य से 0 भी कर लिया और सामान्य से क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो वार्ड लियोनार्ड एक ऐसी विधि है जिसके अंदर डीसी सीरीज मोटर को सामान्य से कम और सामान्य से ज्यादा दोनों स्पीड पर क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर डीसी सीरीज मोटर को 0 से सामान्य गति प्राप्त करनी है तब तो मोटर के फील्ड फ्लक्स को तो कांस्टेंट रखेंगे और जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी, और जैसे जैसे जनरेटर के अंदर ये इसका पैदा होने वाली जो वोल्टेज है उसकी रेटिंग क्या हो जाएगी, या वोल्टेज की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। यानी कि इस रियोस्टेट का मान 0 हो जाएगा तो जनरेटर आपका रेटेड वोल्टेज पैदा करेगा, और जनरेटर जब रेटेड वोल्टेज पैदा करने लग जाएगा तब जो स्पीड होगी वो इसकी कौन सी स्पीड होगी, सामान्य। अब मोटर की स्पीड को सामान्य से ज्यादा करना है, 0 से सामान्य तक तो ले आए, लेकिन सामान्य से ज्यादा करना है तो इस जनरेटर के जो आउटपुट वोल्टेज है उसको तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। अब मोटर के फील्ड फ्लक्स को क्या करेंगे, घटाएंगे। इस मोटर के जो फील्ड वाइंडिंग है इसकी श्रेणी क्रम में जो रियोस्टेट है इसके मान को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा तो मोटर के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, और जैसे डीसी मोटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात मोटर को हम सामान्य से ज्यादा स्पीड पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि ज्यादा से वापिस सामान्य पर आना है तो इस रियोस्टेट के प्रतिरोध को क्या करते जाओ, कम करते जाओ। कम करते जाओगे तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोटर की स्पीड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जब इस रियोस्टेट का मान कितना हो जाएगा, 100 से कितनों पे पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा, तब मोटर कौन सी स्पीड पर काम करने लग जाएगी, आपकी नॉर्मल स्पीड पर काम करने लग जाएगी। अर्थात वार्ड लियोनार्ड विधि की सहायता से डीसी मोटर को हम सामान्य से कम स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य से ज्यादा स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने एक और बताई थी आपको, वार्ड लियोनार्ड विधि की सहायता से जो डीसी सीरीज मोटर है या डीसी शंट मोटर या कंपाउंड मोटर है उसकी घूर्णन दिशा को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। घूर्णन दिशा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए इसकी घूर्णन दिशा को हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए मोटर की जो घूर्णन दिशा है वो होती है आपका एन, टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है। टॉर्क समानुपाती क्या होता है, फाई इंटू क्या होता है, आई। जिधर मोटर के आर्मेचर पर टॉर्क लगेगा उसी दिशा में मोटर क्या होती है, आपकी घूमती है। अब डीसी मोटर की जो जो डीसी मोटर के अंदर जो पैदा होने वाला टॉर्क टी है वो किसके समानुपाती होता है, फाई के और किसके, आई के। अगर डीसी मोटर की मैं फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, ये तो है फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स, और ये है क्या, आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। अगर इन दोनों में से किसी एक के मान में मैं परिवर्तन कर दूं, मैंने बताया था डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन कैसे करते हैं, या तो फील्ड वाइंडिंग के सिरों को चेंज कर दो या आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को चेंज कर दो। इस फील्ड वाइंडिंग में यदि बहने वाली धारा की दिशा चेंज हो जाएगी तो इस मोटर की घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी, या फिर फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा समान रहने दो, इस आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को क्या कर दो, चेंज। जब आर्मेचर या तो आर्मेचर या फील्ड इन दोनों में से किसी भी एक के मान में परिवर्तन करके हम इस मोटर की घूर्णन दिशा को चेंज कर सकते हैं। अब फील्ड फ्लक्स के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो यहां से जुड़ रहे हैं, लेकिन आर्मेचर को ये जो धारा मिल रही है वो किससे मिल रही है, जनरेटर से। किससे मिल रही है, जनरेटर से। मान ली अर्जेंट टाइम में ये जो धारा आ रही है इस कंडीशन में, इसके अंदर धारा ऐसे बह रही है ना, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही, उस कंडीशन में जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहा है उस कंडीशन में ये वाला सिरा तो क्या है, प्लस, और ये वाला सिरा क्या है, माइनस। तो अभी जो धारा जाएगी वो मोटर के आर्मेचर के अंदर कैसे जा रही है, इस दिशा में, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है।
और जब धारा इस मोटर के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, मान लेते हैं इस कंडीशन में ये जो मोटर है वो घड़ी की दिशा में घूम रही है। कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस दिशा के अंदर ये घूम रही है मोटर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है जब इसके अंदर करंट कहां जा रही है? ऊपर से नीचे की तरफ। अब इस यदि मोटर की घूर्णन दिशा को मेरे को चेंज करना है, इसकी घूर्णन दिशा को विपरीत करनी है, तो इसके अंदर बहने वाली धारा की दिशा को क्या करना पड़ेगा? चेंज। यानी कि धारा कहां जानी चाहिए? नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब ये धारा कब चेंज होगी? जब इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान चेंज होगा। इस जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अगर इसकी दिशा को मैं चेंज कर दूं, इस जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को चेंज कर दूं, तो इस मोटर के आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज हो जाएगी। और जैसे ही मोटर के आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा चेंज होगी तो मोटर की घूर्णन दिशा भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इस मोटर की घूर्णन दिशा को चेंज करने के लिए इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज की ध्रुवता को क्या करनी पड़ेगी? हमको चेंज करनी पड़ेगी। अब जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज की ध्रुवता को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो जनरेटर के ये जो घूर्णन गति है आर्मेचर, या तो जनरेटर को हम जो यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, ये जो मोटर दे रहे हैं, इस मोटर की सहायता से या तो जनरेटर को विपरीत दिशा में घुमाएं, इसके आर्मेचर को विपरीत दिशा में, इसके मोटर जनरेटर के आर्मेचर की यदि घूर्णन दिशा चेंज कर देंगे तो उसके अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान या उस पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगर इसकी घूर्णन दिशा को चेंज नहीं कर रहे हैं तो दूसरा क्या कर सकते हैं? इसकी फील्ड वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बदल दो। अगर इसकी फील्ड वाइंडिंग में से बहने वाली धारा की दिशा को बदल दी तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा चेंज हो जाएगी। और जब पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा चेंज हो जाएगी तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का या विद्युत वाहक बल की ध्रुवता भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो हम इसकी घूर्णन दिशा को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा की दिशा को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या लगा रखा है? ये टैप चेंजर स्विच लगा रखा है। ये जो टैप चेंजर स्विच लगाया था ये मैंने इसी कारण लगाया था। यहाँ पर ये टैप चेंजर स्विच की सहायता से हम क्या करते हैं? इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा की दिशा को क्या करेंगे? चेंज। देखिए कैसे करें। ये जो सिरे है ना, ये फील्ड वाइंडिंग के ये जो सिरे है, जैसे ही टैप चेंजर स्विच को दबाएंगे तो ये सिरा पहले नीचे टच कर रहा था ना, अब ये सिरा कहां पर टच कर जाएगा? आपका ऊपर। ये सिरा कहां पर टच करेगा? ऊपर। ऐसे कैसे? ये सिरा भी यहां से हट जाएगा और टैप चेंजर स्विच को दबाते ये सिरा कहां से कनेक्ट हो जाएगा? यहां से कनेक्ट हो जाएगा। हो जाए नहीं हो जाएगा? पहले ये सिरा कहां से जुड़ रहा था? आपका नीचे से जुड़ रहा था, ये यहां से जुड़ रहा था। तो धारा देखिए अब यहां से प्लस वाले सिरे से धारा इधर से आएगी, यहां पर आएगी। यहां से देखिए धारा इधर जाएगी तो इधर तो धारा के लिए ओपन सर्किट है, यहां से तो कोई रास्ता नहीं है ना। यहां से डायरेक्ट करंट जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी? पहले करंट ऊपर जा रही थी लेकिन अब करंट इधर से आएगी, इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते अब करंट कहाँ आएगी? नीचे। और इधर से करंट कहाँ जाएगी? इधर। ऐसे कैसे? यहाँ से इधर करंट होते हुए डायरेक्ट कहाँ चल जाएगी? आपकी करंट ऊपर चल जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो ओपन हो गया ना। यहाँ से करंट आएगी तो यहाँ पर आते कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर डट जाएगी। ये करंट जो इधर से अगर आने वाली थी तो यहाँ पर आके रुक जाएगी, ओपन सर्किट। अब यहाँ से जो करंट आएगी वो डायरेक्ट इधर से जाएगी और इधर, यानी कि इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा की दिशा क्या हो गई? विपरीत। और धारा की दिशा विपरीत होगी तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की ध्रुवता भी चेंज होगी। और जब चुंबकीय फ्लक्स की ध्रुवता चेंज होगी तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले जो विद्युत वाहक बल है उसकी ध्रुवता चेंज हो जाएगी। यानी कि जो सिरा पहले प्लस था अब वो सिरा क्या बन जाएगा? माइनस। और जो सिरा पहले माइनस था अब वो सिरा क्या बन जाएगा? प्लस। इस प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस। इस माइनस की जगह क्या हो गया? प्लस। क्यों हुआ? क्योंकि जनरेटर के अंदर हमने फील्ड फ्लक्स को चेंज कर दिया। जनरेटर के अंदर यदि फील्ड फ्लक्स चेंज हो गया तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज चेंज हो जाएगा। अब जब ये सिरा प्लस हो गया तो अब इसके अंदर धारा कैसे जाएगी? प्लस से माइनस की तरफ जाती है धारा हमेशा। तो अब धारा इस आर्मेचर के अंदर जो धारा जाएगी अब जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ। पहले धारा कहाँ आ रही थी? ऊपर से नीचे की तरफ। तो आर्मेचर आपका कौन सी दिशा में घूम रहा था? घड़ी की दिशा में। अब इस आर्मेचर के अंदर घूमने वाली धारा की दिशा चेंज हो गई तो इस आर्मेचर के घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगी। यानी कि अब आपकी डीसी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या होने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमेगी। अर्थात इस वार्ड लियोनार्ड विधि की सहायता से हम इस डीसी मोटर की घूर्णन गति को भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब इसी घूर्णन दिशा में चेंज कर दिया। अब इसकी स्पीड को यदि वापस 0 से सामान्य करना है
तो जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा दो। अगर सामान्य से और ज्यादा करनी है तो इस फील्ड वाइंडिंग के फील्ड फ्लक्स को क्या कर दो, आप घटा दो। तो इस प्रकार वार्ड लियोनार्ड विधि की सहायता से डीसी मोटर को हम सामान्य से कम और सामान्य से ज्यादा दोनों स्पीड पर क्या कर सकते हैं, अपन घुमा सकते हैं। समझ में आ गई विधि? अब मैं इसको आपको लिखवा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, डायग्राम का कोई काम नहीं है। देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपकी 4 लाइन, केवल 4 लाइन लिखवानी है इसके अंदर, लेकिन समझाने को बहुत कुछ था और मैंने आपको इतना कुछ समझाया, तो मेरे को आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये इसके अंदर लिखना है आपको वार्ड लियोनार्ड विधि की सहायता से डीसी मोटर को सामान्य से ज्यादा गति व सामान्य से कम गति पर चलाया जा सकता है। सामान्य से ज्यादा गति पर भी चला सकते हैं और सामान्य से कम गति पर भी इससे क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। आगे बात आती है डीसी मोटर की गति को शून्य से सामान्य गति तक बढ़ाने के लिए मोटर के फील्ड फ्लक्स को नियत रखते हुए जनित्र के आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अगर मोटर को शून्य से सामान्य स्पीड तक बढ़ानी है तो मोटर के फील्ड फ्लक्स को तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे और जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब यदि मोटर को या लिख लो डीसी मोटर को सामान्य से ज्यादा गति पर घुमाने के लिए जनित्र के आउटपुट वोल्टेज को नियत रखते हुए डीसी मोटर के फील्ड फ्लक्स को घटाते हैं। जैसे डीसी मोटर के फील्ड फ्लक्स को घटाएंगे तो मोटर की जो स्पीड है वो सामान्य से क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगला डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन के लिए जनित्र की फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा को टैप चेंजर स्विच की सहायता से विपरीत करते हैं।
तो जैसे ही जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो क्या हो जाएगी, आपका मोटर की घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगी। अर्थात वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर डीसी सीरीज मोटर को सामान्य से कम और सामान्य से ज्यादा दोनों गति पर क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये भी लिख लो, ऊपर लिख देता हूं। वैसे तो लिखवा दिया मैंने, ये आपको फर्स्ट लाइन वही लिखवाई थी, लेकिन वो आप ऐसे भी लिख लो, क्या पता। वार्ड लियोनार्ड विधि की सहायता से डीसी मोटर को सामान्य से ज्यादा व कम दोनों गति पर घुमाया जा सकता है। वैसे फर्स्ट लाइन ये लिखवाई थी, लेकिन इसको मैं ऐसे लिखवा देता हूं, क्या पता एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस बना दे। तो वार्ड लियोनार्ड विधि की सहायता से डीसी मोटर को सामान्य से ज्यादा और सामान्य से कम दोनों गतियों पर क्या कर सकते हैं, अपन घुमा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डीसी सीरीज मोटर के अंदर गति नियंत्रण की विधियां। इसके साथ ही आपकी जो डीसी मोटर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए, डीसी मोटर के अंदर हमने मोटर के प्रकार पढ़ लिए, और इसके साथ हमने मोटर के प्रकार के साथ जितने भी मोटर के अंदर ग्राफ थे वो कंप्लीट कर लिए, फिर स्टार्टर कंप्लीट कर लिए, स्टार्टर के बाद इसमें गति नियंत्रण की जो विधियां थी वो कंप्लीट कर ली। अब जो डीसी मोटर के अंदर जो होने वाली हानि है, लॉसेस, तो लॉसेस मैंने आपको जनरेटर के अंदर पढ़ाए थे। जो मैंने जनरेटर के अंदर लॉसेस पढ़ाए थे वही के वही लॉसेस किसके अंदर होंगे, डीसी मोटर के अंदर होंगे। यानी कि डीसी मोटर के अंदर भी 3 हानि होगी। एक तो होगी आपकी कौन सी, ताम्र हानि, दूसरी होगी कौन सी आपकी, लोह हानि, कौन सी आ गई, लोह हानि, और तीसरी कौन सी हानि होगी आपकी, यांत्रिक हानि। कौन सी हानि होगी, यांत्रिक। लोह हानि आपकी 2 प्रकार की होगी, एक तो होगी आपकी हिस्टेरेसिस हानि, कौन सी होगी, हिस्टेरेसिस हानि, और दूसरी होगी कौन सी आपकी, भंवरधारा हानि। कौन सी होगी, भंवरधारा हानि। जो यांत्रिक हानि है उसको अपन घर्षण हानि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी हानि के नाम से, घर्षण। ताम्र हानि आपकी जो भी सीरीज वाइंडिंग और जो भी आपकी संट वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग, संट वाइंडिंग, और जो भी आपकी कार्बन ब्रशेज है, ब्रश कॉन्टैक्ट के कारण जो हानि होगी वो हानि किसके अंदर आएगी, ताम्र हानि के अंदर आएगी। तो ये हानियां मैंने आपको जनरेटर के अंदर पढ़ा दी थी, वही की वही हानियां यहाँ पर होगी डीसी मोटर के अंदर। तो जो वहां पर पढ़ाई थी वही की वही होनी है। अभी इसके अलावा मैंने आपको 3 उसके अंदर पढ़ाया था। एक तो होती है चर हानि, क्या होती है, चर हानि, और एक होती है आपकी नियत हानि। कौन सी हानि होती है, नियत। तो जब मैंने आपको डीसी जनरेटर के अंदर जब मैंने हानि बताई थी चर हानि, तो चर हानि के अंदर मैंने आपको बताया था, डीसी जनरेटर के अंदर मैंने बताया था आपको, एक तो होती है कौन सी हानि होती है आपकी, चर हानि, यानी कि वेरिएबल लॉसेस होता है। तो देखिए, जो आपकी वेरिएबल लॉसेस होगी उसके अंदर तो आएगी, एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि, एक कार्बन ब्रश कॉन्टैक्ट के अंदर होने वाली हानि, और तीसरी हानि होती है आपकी आर्मेचर के अंदर। जो भी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाली जो हानि है, इन तीनों हानियों को तो हम किसके अंदर रखेंगे, वेरिएबल लॉसेस के अंदर रखेंगे। लेकिन जो नियत हानि है, जो कांस्टेंट लॉसेस है, उसके अंदर आती है एक तो संट वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि। यहां पर गलती हो गई थी मेरे से, संट वाइंडिंग में हानि, यहां पर मैंने संट वाइंडिंग की जगह क्या लिख दी थी, आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाली हानि लिख दी थी। जबकि आर्मेचर के अंदर जो हानि होती है वो कौन सी हानि होती है, आपकी चर हानि होती है। तो नियत हानि के अंदर क्या आएगी, एक तो संट वाइंडिंग में होने वाली हानि, प्लस क्या हो जाएगा आपकी लोह हानि भी क्या हो जाएगी, नियत, प्लस क्या हो जाएगी आपकी यांत्रिक हानि। लोह हानि, यांत्रिक हानि और संट फील्ड के अंदर होने वाली हानि, ये तीनों हानियां किसके अंदर आती है, आपकी नियत हानि के अंदर आनी। तो जनरेटर के अंदर जब मैंने पढ़ाया था, मेरे से गलती से यहां पर इस संट वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि की जगह आर्मेचर वाइंडिंग लिखा आ गया था, तो उसको सही कर लेना, उसको क्या कर लेना, सही। तो एक तो होती है चर हानि, एक होती है नियत हानि, और एक होती है आपकी स्ट्रे लॉसेस। कौन सी होती है आपकी, स्ट्रे हानि। स्ट्रे हानि के अंदर ओनली आती है क्या, एक तो आयरन लॉसेस यानी कि लोह हानि, क्या आती है, एक तो आती है लोह हानि, प्लस मैकेनिकल लॉसेस। कौन सी आती है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक हानि।
तो लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि वो तो क्या कहलाएगी, स्ट्रे हानि। ये जरूर याद कर लेना, एग्जाम के अंदर आता है। चर हानि के अंदर कौन कौन सी आती है, नियत के अंदर कौन कौन सी आती है, स्ट्रे के अंदर कौन कौन सी आती है। तो स्ट्रे हानि के अंदर तो आएगी लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि, ये तो कहलाएगी कौन सी, स्ट्रे हानि। फिर संट फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि, लौह हानि और यांत्रिक हानि, ये तीनों हानियां कहलाती है नियत हानि। फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि और ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप के कारण होने वाली हानि, ये किसके अंदर हानि आती है, आपकी चर हानि के कारण। तो डीसी जब मैंने जनरेटर पढ़ाया था तो जनरेटर के अंदर ये जो नियत हानि का फॉर्मूला गलत लिखा गया था, तो उसको सही कर लेना। और इसके साथ ही आपका जो डीसी मोटर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चलाएंगे हम एसी मोटरें। एसी मोटरों के अंदर जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 3 फेज मोटर, क्योंकि सबसे लंबा चैप्टर और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेरा टारगेट सिर्फ यही है, आपकी एग्जाम के अंदर जिन चैप्टरों में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन चैप्टरों को पहले करवाना, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद में हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जितने भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए उन सारे के नोट्स तैयार कर लेना। उन सब के मैंने बताया आपको, सब चैप्टरों के आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, कम शब्दों के अंदर लिखना है, ताकि एग्जाम के टाइम आप उसको आसानी से रिवीजन कर सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।